हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो गाइज, आज के हम अपने सेशन में आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. ये मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. पेपर 1 के लिए क्वेश्चंस हैं. जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 आपका जनरल पेपर रहता है जो कि आपका हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी रहता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो. पेपर 1 जनरल पेपर सभी को देना होता है. इस पेपर में आपकी 10 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाते हैं जनरल पेपर में वो 50 रहते हैं और इनका जो वेटेज रहता है मार्क्स का वो आपका 100 मार्क्स का रहता है. बाकी इससे रिलेटेड और ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके कंप्लीट जानकारी पा सकते हैं. एंड सेशन की अगर हम बात करें प्रिपरेशन की आपके टारगेट दिसंबर 2022 का, तो यहाँ पर हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे. ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ये मिक्स क्वेश्चंस हमने हर यूनिट से लिए हैं, एक एक दो क्वेश्चंस को. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपका ही लॉस होता है. कि क्या पता आपने वहाँ स्किप किया हो जहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया हो, फिर आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा हो. तो इससे बेटर है वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है. एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का इम्पॉर्टेंट सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन की लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों. तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ व्हेन अ रिस्पोंडेंट टेंट है, व्हेन अ रिस्पोंडेंट, ओके. So when a respondent is aware of being measured, then its effect on his behavior is identified as, यहाँ पर EN वाला देना है. यानी कि आप हिंदी देख सकते हैं कि जब एक उत्तरदाता की स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, आत्मचेतना, रिएक्टिविटी प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है, आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता कहा जाता है या फिर आइडेंटिटी फैक्ट तदात्म्य प्रभाव कहा जाता है. तो जब भी कोई उत्तरदाता अपनी स्वयं के मापे जाने की जानकारी उसको अगर होती है तो जो उसके बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है? तो बिल्कुल वो होता है रिएक्टिव, यानी कि प्रतिक्रियात्मक. जब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता कि आपको चोट लगने वाली है तो आपका बिहेवियर नॉर्मल रहता है. लेकिन इन केस अगर आप जानते हो कि अभी मैं यहाँ से हट नहीं सकता और ये ऊपर जो भी कोई हैवी मटेरियल है ये मेरे ऊपर आके गिरने वाला है, या फिर किसी भी आप एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको चोट लग सकती है, आपको हार्म हो सकता है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि आप उस टाइम पर एक लेज़ी मोड में रहते हैं, ठीक नहीं ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आप. अगर आपको चांस मिले तो आप रन कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे. तो ये क्या है? ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है. आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए व्हील चेयर पर चलता है, ठीक है, उसको खड़े होने में बहुत ज़्यादा डर लगता है. इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस वजह से वो
ठीक भी हो जाता है। मतलब मान लीजिए व्हील चेयर पे वो बैठा है, वो कभी उठता ही नहीं है, व्हील चेयर से ही अपना वर्क करता है, लेकिन अगर सडनली कभी ऐसा हो कि उसके सामने कुछ ऐसा आ जाए जिससे कि उसको हार्म हो सकता है, उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती है, तो वो क्या करेगा, एट सडन वो भूल जाएगा कि मैं व्हील चेयर पे चलता हूँ या मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव, इतनी एक्टिव हो जाएगी कि वो खुद से खड़ा हो जाता है। ये इस टाइप के केसेस आपने सुने हुए होंगे। तो वही है कि जब भी आपको पता चले कि आपके व्यवहार को मापा जाएगा या आपके साथ कुछ होने वाला है, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी होती है वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, मतलब मान लीजिए जब आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल के टाइम पर, या कोई भी इंटरव्यू है, आपको पता है आप आपका नंबर आने वाला है, तो उस टाइम पर भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अलग अलग मतलब घबराहट टाइप आप में दिखाई देती है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइप होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रतिक्रिया में, क्योंकि आप जो क्रिया आप करने वाले हो उसकी तरफ आपका आपकी जो आपकी एक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर बोला है कि वो सिद्धांत, स्पेलिंग्स यहाँ पे टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो जाती हैं, ये है आपका प्रिंसिपल, क्योंकि आप पता होगा जो ऊपर वाला प्रिंसिपल अभी लिखा हुआ था वो होता है आपके प्रधानाचार्य, और ये वाले प्रिंसिपल आपके होते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वो सिद्धांत जिसमें कि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के, पॉजिटिव इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यानी व्यक्तिगत दायित्व, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी सकारात्मक आत्मनिर्भरता, फेस टू फेस इंटरेक्शन आमने सामने की अंतःक्रिया, या फिर ग्रुप प्रोसेसिंग समूह प्रसंस्करण। देखिए तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी सब सीखते, देखिए क्लास में जब टीचिंग हो रही होती है तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ सीखते हैं, लेकिन अब जब वो अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वो अपना अपना लिखते हैं जो उन्होंने समझा होगा। ठीक है, टीचर ने तो सबको समझाया था, अब ये डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट ने कितना गेन किया। तो सबने सीखा तो एक साथ, टीचर ने जो पढ़ाया वो सबने एक साथ सीखा, लेकिन अब जब वो लिखने बैठेंगे, एग्ज़ाम जब देंगे, तो वो अपना अपना लिखेंगे। तो ये क्या करते हैं, सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादित अकेले अकेले करते हैं। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आपके इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, व्यक्तिगत दायित्व के अंतर्गत आता है। इंडिविजुअल मतलब अपना खुद का। ठीक है, तो आपने सीखा सबके, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबने एक साथ एग्जाम में सीखा तो सब क्लास में सीखा तो सब एक साथ एग्जाम देने लग जाएं, नहीं, आप अपना ही एग्जाम खुद से देंगे। तो ये हमारी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, ये हमारा दायित्व है कि हमें अपना पेपर देना है। ठीक है, दूसरा है आपका सकारात्मक, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो ये कैसी आत्मनिर्भरता होती है? इसको सकारात्मक इसलिए कहा गया है जैसे कि आप अपने पेरेंट्स पर अभी डिपेंड है। जब आपकी जॉब नहीं लगती या फिर बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स पर ही तो डिपेंड होता है ना, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए। ठीक है, अब उसको पॉकेट मनी पेरेंट्स देते हैं, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि अभी जब वो जब वो अभी पूरा मतलब उसको जॉब नहीं लगा है, वो अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में चल रहा है, तो उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, तो ये गलत नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। बट अगर आप की एजुकेशन, आप एक एज जो हमारी मानी जाती है उस एज को भी क्रॉस कर चुके हैं, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, स्टिल आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, आपके पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस, ये गलत है। ठीक है, तो ये सकारात्मक इंटरडिपेंडेंस में क्या आएगा कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, तो वो आपका सकारात्मक लिवलीहुड के अंतर्गत आता है। दूसरा, आमने सामने की अंतःक्रिया, तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका कब होता है? जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा होता है, आपको उसको फेस करना होता है। ऐसा नहीं कि उसने आपसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको देखकर ही क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको आंसर कर रहे हो तो आप उसको देखकर ही आंसर करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। इंटरव्यू में क्या होता है, एक पैनल बैठता है तो उस पैनल में 5-6 मेंबर्स होते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो किसी और पैनल मेंबर को देख रहा होगा, बिल्कुल नहीं, वो आपको देखेगा। तो ये इंटरव्यू में जो होता है वो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका ग्रुप प्रोसेसिंग होता है,
तो ये ग्रुप प्रोसेसिंग जो है वो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को ग्रुप में कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन आप करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट ग्रुप में कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द समूह प्रसंस्करण यानी कि ग्रुप प्रोसेसिंग। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हालांकि खुद का अपना दायित्व है, सीखेंगे सब साथ में, बट आप एग्जाम में अकेला अपना अपना करना है। द गोल्डन रूल्स दैट कम्युनिकेटर शुड फॉलो आर, आप जो कम्युनिकेटर होता है वो मतलब कौन से सुनहरे नियमों का पालन करता है, तो संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि दे शुड बी aloof, they should take sides, they must be heard, they must be understood, they must be appreciated, यानी उन्हें बिलग होना चाहिए, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए और उन्हें सराहा जाना चाहिए। आपको यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे चूज़ करना है कि ABC है, BCD है, DE है या फिर CDE है। तो पहले हम एक बारी देख लेते हैं गोल्ड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपके किस टॉपिक से है, कम्युनिकेशन टॉपिक से, यानी कि जो कम्युनिकेटर होता है, जो संप्रेषक होते हैं, उनको किन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए संप्रेषकों द्वारा जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वो कौन कौन से हैं। पहला, जब आप बोल रहे हैं तो आपको सामने वाले को सुनना भी है, ठीक है, तो बिल्कुल दे मस्ट बी हर्ड, उन्हें सुना जाना चाहिए और जो बोल रहा है उसको भी सुना जाना चाहिए, ठीक है, उनको समझा जाना चाहिए बिल्कुल और उनको सराहा जाना चाहिए। जब कोई बोल रहा होता है, आपने देखा होगा जब कोई डिबेट में या फिर कोई भी भाषण या स्पीच वगैरह दे रहा होता है तो उस टाइम पर क्या करना है, ऑडियंस जो है वो सुनते हैं, समझते हैं और उनको सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, चेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 हैं ये गोल्डन रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेटर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर C, D और E आ रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना है C, D और E कहाँ दे रखा है, इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर D। क्लियर है। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर्स ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII की फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म की हमने एक वीडियो, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स के वीडियोस का हमने पार्ट बनाए हुए हैं, अगर आपने वहाँ से चेक नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पर टोटल जितनी भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ होता है सारी कवर की गई हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो ASCII का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या रहेगी, क्या एल्गोरिथम सिलेक्शन कोड इन्फॉर्मेशन है, सिंपैथेटिक सॉर्टिंग कोड इंटरमीडिएट इंटरफेस है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंट्रोल फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो बिल्कुल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है, आई होप आंसर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो आपका ASCII है, इसका पूरा नाम हमने देख लिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अगर हम बात करें तो इसमें आपके 128 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है कितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होंगे, तो यहाँ पर आपको 128 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर को अलग अलग मान दिया गया है, ठीक है। न्यूमेरिक और स्पेशल जो कैरेक्टर है उनको अलग अलग माना गया है, सेम नहीं माना गया है, ठीक है, इनको अलग अलग आप मान दिया है। दूसरा, ASCII सिस्टम में एक कैरेक्टर को बिट्स के रूप में निरूपित करते हैं। ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि इसमें आपका एक जो सिंगल कैरेक्टर है या फिर जो एक कैरेक्टर होता है उसको किसके रूप में निरूपित करेंगे, तो ये लोग बिट्स के रूप में उसको निरूपित करते हैं। और 256 कैरेक्टर अगर होते हैं, ठीक है, यानी 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं इससे। एक कैरेक्टर को बिट्स के रूप में निरूपित करके 256 कैरेक्टर को निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ASCII से थी और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द नंबर विच इज़ नियरेस्ट टू 3105 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21 इज।
अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि 3105 के पास है ये संख्या, और 21 से जो है वो मतलब 21 से जो है ये विभाजित होगी। ठीक है, तो 3101, 3108, 3087 और 3107, मतलब 21 से ये विभाजित होगी और कहाँ आएगी, 3105 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 21 से जब 3105 को 21 से डिवाइड कराओगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर 14.7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 148। यहाँ आपको रिमाइंडर देखने को मिलेगा, 18 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, 18 रिमाइंडर आएगा। अब आपको देखना है 21 में से आप डिवाइड कर रहे थे, कितना रिमाइंडर आया, 18 रिमाइंडर आया, तो आपका कितना बचा, 3 बचा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी संख्या है 3105, इसमें आपको 3 ऐड कर देना है। तो जब आप 3105 में 3 ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3108। ठीक है, यानी कि अब जो है 3108 जो है वो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी जो ये 3105 था ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा था 21 से, और आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 3105 के आसपास हो। तो आपको क्या करना है, मतलब इनको डिवाइड कराओगे आप। जब आप डिवाइड करोगे जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में से आप यहाँ पे जिससे डिवाइड करा रहे तो उसको माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे उस संख्या में, तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगी 21 से। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है 3108। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और दिस क्वेश्चन इज Which among the following is not the responsibility of UGC? यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है UGC, उसकी इनमें से क्या उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विनियमन करना, मतलब उसको चलाना, या फिर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, जो आपकी उच्च शिक्षा के कैंपस होते हैं, संस्थाओं के जो परिसर होते हैं उनमें अनुशासन को बनाए रखना, या फिर टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी, या फिर जो फैकल्टी होती है उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंड यानी अनुदान प्रदान करना, या फिर टू सजेस्ट मोड करिकुलम टू द यूनिवर्सिटीज़, या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय हैं उनको मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। इसका हिंदी थोड़ा बहुत दूर हो गया है, विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो देखिए विश्व अनुदान आयोग जो है ये आपका कब अस्तित्व में आया, इसके अस्तित्व की अगर हम बात करें, ये डेट भी आपसे पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1953 को UGC का हम कह सकते हैं UGC की नींव रखी गई। ठीक है, या फिर इसके बारे में कुछ चर्चा की गई। ठीक है, इसे वर्ष 1953 में ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ठीक है, किसके, संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का सांविधिक संगठन इसको बना दिया गया। तो ये हम कह सकते हैं UGC अस्तित्व में कब आया, तो 28 दिसंबर 1953 को आया। फिर ये सांवैधानिक संगठन कब बनाया गया, तो सांवैधानिक संगठन ये 1956 में बनाया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है लास्ट यूनिट, तो ये याद रखिएगा। UGC का अब उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो UGC के उस उत्तरदायित्व में क्या आता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करें, बनाए रखें। क्या करें, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें। दूसरा आता है आपका, पहले लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपको, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। दूसरा है शोध हेतु अनुदान प्रदान करना, मतलब अगर कोई भी रिसर्च कर रहा है तो उसको वो क्या देंगे, फंड देंगे। ठीक है। तीसरा है विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम प्रतिमान पर सुझाव देना। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये तीनों ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपको हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना है, आपको फंड भी देना है रिसर्च के लिए, और आपको मोड करिकुलम यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी करना है। तो फिर नहीं कौन सा है, तो इनमें से उत्तरदायित्व कौन सा नहीं है, तो ये उत्तरदायित्व उनका नहीं है कि वो उच्च शिक्षा में जो भी परिसर हैं उनमें वो डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो ये जो दायित्व है ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये तो खुद जो वहाँ पे फैकल्टीज़ होंगी उनका है। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और दिस क्वेश्चन सेज दैट Which among the following are the types of universities existing in India currently? अब इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी अभी इंडिया में चल रही हैं, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, सामुदायिक विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मानद विश्वविद्यालय, रिसर्च यूनिवर्सिटी, शोध विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि निजी विश्वविद्यालय। तो भारत में विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रकार अधोलिखित है, यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो भारत में विद्यमान जो विश्वविद्यालय हैं वो आपके कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें तो आपकी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आप सभी को पता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो ये 2020-21 तक कितने थे, 54 थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनकी संख्या जो है अभी 54 है, और केंद्रीय अधिनियमों के द्वारा इनकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया। दूसरा, आपको यहाँ पर रिसर्च राज्य विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी जो स्थापना होती है वो प्रांतीय या फिर राज्य अधिनियम के द्वारा जो है वो की जाती है। और राज्य विश्वविद्यालय की संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान में 416 है। तो सेंट्रल 54 थे, स्टेट आपके 416 हैं। स्टेट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो प्रांतीय और राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित की जाती है। दूसरी आती हैं आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। कौन आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी घोषणा जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम के तहत होती है। यूजीसी अधिनियम के भी 1956 की धारा है, 1956 की धारा 3 के तहत, 1956 की धारा 3 के तहत जो है वो की गई है। मतलब ये एक ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिनको यूजीसी अधिनियम, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम है उसके 1956 की धारा 3 के तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो आपकी 125 है। लास्ट जो आते हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो जिनकी स्थापना राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र अधिनियम के द्वारा, यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में राज्य और केंद्र दोनों आते हैं, तो राज्य और केंद्र अधिनियम के द्वारा इन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, और एक प्रायोजक निकाय के माध्यम से इनकी स्थापना की जाती है। प्रायोजक निकाय, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में, किस निकाय के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, तो प्रायोजक निकाय के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। वर्तमान में इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान में
इनकी संख्या 375 है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन सी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिली, प्राइवेट सेंट्रल मिली और प्राइवेट मिली, BDE। अब ये कोड जहाँ है वो आप देख लीजिए BDE, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर इज कॉल्ड। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव रिव्यू, गुणात्मक पुनरीक्षा, रियलिस्टिक रिव्यू, यथार्थपरक पुनरीक्षा, नरेटिव रिव्यू, वृत्तांत, या फिर मेटा रिव्यू, अधिपुनरीक्षा। तो देखिए बात आ रही है कि अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित। तो देखिए जब कोई उद्देश्य है या कोई प्रश्न है, उसकी जब आप गुणात्मक रीति के सार से, मतलब उसकी जब क्वालिटी आप बताएंगे, तो आपको क्या करना होगा? उसको नरेट करना होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई स्टोरी अगर दिखा दी जाती है, आपको बता दिया कि ये कोई स्टोरी आपको पॉइंट्स में दिखाई जाएगी, तो अब आप उसको क्या करोगे? नरेट करना स्टार्ट करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज नरेटिव रिव्यू, वृत्तांत, पुनरीक्षा। रियलिस्टिक रिव्यू जो होता है, मतलब जो आप तुरंत, मतलब या जो कुछ है वही बताते हो देख के। जैसे अब आप ताजमहल गए, आपने ताजमहल जाने के बाद आपसे बोल दिया गया कि अब आप इसके बारे में लिखो, तो वो आपका रियलिस्टिक रिव्यू होता है कि जो आपने देखा वो आप लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन स्टोरी में आपको नहीं पता कि आप सही लिख रहे हो या गलत, ऐसा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद मिस हो गया है यहाँ पर। यस दिस क्वेश्चन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन ऑफन यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स एज सेमीकंडक्टर्स आर। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब भिन्न अभिन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर समान अभिन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर आपको क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकार सिलिकॉन से परिवर्तित होकर बना हो वो, या फिर प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल्स। तो देखिए अर्धचालक के रूप में जो फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइट पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन जो होते हैं वो भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following is not related to the characteristics of cooperative learning, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है? पहला है आपका एक्सपीरियंस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। दूसरा है स्टूडेंट्स फील ओवरलोडेड विद टू मच वर्क, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, या फिर प्रोवाइड अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सहकारी अधिगम की विशेषताएं की, तो इसमें आपको ये विशेषताएं याद रखनी है कि छात्र जो हैं वो 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। जब भी आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो या तो 2 का ग्रुप्स बनता है, या फिर आपके 5 का ग्रुप्स बनता है, या फिर 3-4 का। तो ग्रुप्स में आपके 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह बनाकर आपको कार्य करने को दिया जाता है। दूसरा सहकारी अधिगम की विशेषताएं हैं ये। दूसरा आपका छात्र सकारात्मक रूप से यहाँ पर सीखते हैं या सकारात्मक रूप से यहाँ पर एक्टिव होते हैं। दूसरा है आपका संरूपित गतिविधियों का यहाँ पर वो उपयोग करते हैं। चौथी क्वालिटी है कि अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को यहाँ पर विकसित करने का अनुभव मिलता है सहकारी अधिगम के द्वारा। दूसरा सहकारी अधिगम में क्या होता है कि छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण होता है और एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान और सहायता ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि पूछा है नहीं है, और तो बोला क्या, देखिए निर्माण, सकारात्मक संबंध निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान और सहायता भी दी जा रही है, यस। अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित कर रहा है, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा इसलिए तीनों गलत होके सही आंसर आपका हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो ओवरलोड फील करते हैं ग्रुप्स में वर्क करने में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि और लाइट फील करते हैं कि थोड़ा काम इसने कर लिया, थोड़ा इसने कर लिया। मिलजुल कर काम करने में उनको ओवरलोडेड फील नहीं होता, बल्कि लाइट फील होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, गलती हमसे पूछा है।
सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।